बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से जनाब सलाम और दुआओं के बाद ऐसा है कि हालात काफ़ी टाइट और सख्ती की तरफ जा रहे हैं मुसलसल, जिसकी वजह से बड़ा ज़रूरी समझा, बड़ा ज़रूरी जाना कि आपको आगाही करता चलो। कल नेशनल असम्बली यूनान में एक बिल पेश हुआ जिसमें पॉलिटिकल असाइलम की जो एप्लीकेशन है उसके हक से भी महरूम कर देने की तजावीज़ की गई। मैं नेशनल असम्बली यूनान के सामने था, सैकड़ों लोग मौजूद थे, आप नहीं थे। तो सबसे पहले तो मेरे शहजादों ये बात है कि जब आपके हक हकूक़ की बात होती है तो वहाँ आप क़याम ना करें तो इसका मतलब है कि आपको कोई परवाह नहीं कि आपका हक महफूज होता है या ज़ाया होता है। तो इस बात को जान लें, क़याम कर लें, आपका फ़ायदा है, ना जाने आपका नुकसान है। मेरा काम है आप तक आपके फ़ायदे की, आपकी इज्जत की, आबरू की बात पहुंचा दूं, ठीक है। उसके बाद ऐसा है कि आप चूंकि कवानीन सख्त से सख्त तर होते जा रहे हैं। एक वज़ीर इमिग्रेशन मिस्टर वरीदिस जब गए हैं तो थानोस प्लेवरी उससे भी बुरा नस्ल प्रस्त एक साबका सख्त रिकॉर्ड रखने वाला बंदा जो है वो वजीर इमिग्रेशन आ गया है। और यूरोप की एक लहर और हत्ता के वजीर आजम यूनान जो है वो इस पर जबान काफ़ी खुल खुला के बात कर रहे हैं कि हम जो है क्या करने जा रहे हैं, यानी कि सख्तियाँ। हुआ ये है कि पिछले 2 माह में तकरीबन 3-4 कश्तियाँ जो है वो महाजरीन से भरी हुई, पाकिस्तान, सूडान, बांग्लादेश और मुख्तलिफ ममालिक, मिस्र वगैरह भी है। तो वो कृति में आए। कृति में तकरीबन 3,500-4 हज़ार बंदा पिछले 1 माह में आया है, जिसकी वजह से दोनों अतराफ से बड़ी कशमकश मौजूद है। हम जो इमिग्रेंट के हक और हकूक़ के हवाले से चाहते हैं कि इंसानी हकूक़ बरकरार रहे। एक फर्द अपना घर नहीं छोड़ता जब तक उसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत ना हो। तो जब घर छोड़कर यूरोपीय कवानीन में ये मौजूद है कि भाई उसको असाइलम का हक है, तो किस तरह फिर यूरोपीय कवानीन के उस हक और कानून को आप खत्म कर सकते हैं। एक शिप जो है तकरीबन 550 अफराद वाला, वो तकरीबन आ गया जनाब क्रातिया में, साथ ही पोर्ट है करीब, तो उस पे आ गया ये करीब एथन के करीब, गिरदनवा में, क्रातिया के लीबिया के करीब। तो इस तरह हुकूमत यूनान ने एक वफद भेजा है लीबिया कि भाई ये जो शिप है ये किसी सूरत ना आने पाए, बसूरत दीगर हमने इन्हें रोकना है और हमने इन्हें वापस करना है। पीलोस का कश्ती हादसे का वाकया बहुत शब्दों से सामने आ रहा था कि चाहे वो लोग हादसे का शिकार हो या उनकी जिंदगियों को खतरा हो या किसी सूरत भी, तो आप अगर उनको रोकेंगे तो इसका मतलब है कि आप उनकी हलाकत का सबब बनेंगे। तो ये मामलात हैं जिस पर आपका और मेरा बोलना बहुत ज्यादा बनता है। तो 2 नुकात हैं, बराए मेहरबानी जिनकी अदालतें हैं पारोन है, जिनके इस तरह के मामलात हैं, 5 साल का बैन है, तो मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, वकीलों से जुड़े, आपने कानून के मुताबिक हक और हकूक को हासिल करने के लिए पूरी तरह से वकील से जुड़ा रहे। अच्छा, अक्सर बेशतर आप में से शहजादे आते हैं, वो कहते हैं वकील मेरा गाली नहीं सुनता, फोन ही नहीं चुकता। तो मेरे बच्चों, बात ये है कि सच ये है कि चीजें सीखने से आती हैं। तो अक्सर बेशतर मैं समझता हूँ, कल एक नौजवान शहजादे तक का फोन आसपुर पिरगो से आया, तो वो शिकायत कर रहे थे कि जो सब 3.5 माह 1 साल हो गए, तो मेरा ख्याल है वकील ने कुछ भी नहीं किया। जब भी उससे फोन करते हैं वो कहते हैं कि बाद में मैं आपको फोन करता हूं। अगर आप ये सवाल करते हैं अपने वकील से कि क्या बना है मेरे मामले का, तो आपका वकील चूंकि अदालत का इंतजार कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसके पास जवाब नहीं होता, जवाब के इंतजार में वो भी होता है और आप भी होते हैं, तो जिसकी वजह से आप फैसला कर देते हैं कि उसने कुछ भी नहीं किया। जर्नल बात कर रहा हूं, तो मेरे बच्चों, वकील से टाइम बनाते हैं, उसके पास जाते हैं। अगर आप अपने हक के लिए
अपनी ज़ात सेल्फिशनेस के लिए, पर्सनल मैटर्स के लिए भी हिलना गवारा नहीं करते। फोन एक करके कहते मैंने बड़े फोन किए। तो इस तरह मेरे बच्चों, जब तक आप नहीं हिलेंगे, आप मूवमेंट नहीं करेंगे, आप तहरीक नहीं चलाएंगे, आप अपने वकील के पास नहीं पहुंचेंगे, तो ये जान लें कि आपकी शिकायत अक्ल दनाई पर मबनी नहीं। मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे आपका ख्याल है, मैं आपकी केयर करता हूं। वकील जाएं जिधर जाते हैं जाएं। लेकिन मेरे बच्चों, तहजीब, शाइस्तगी, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, मुख्तलिफ मामलात होते हैं। तो हक को हासिल करने के लिए पहले हक का रास्ता जानते, अपना पूरा नॉलेज हासिल करते हैं, और उसके बाद दूसरे मामलात की तरफ जाते हैं। तो अब ये YouTube पर सवाल है कि वाइट कार्ड असल है या जाली, इंटरनेट पर आप कैसे चेक कर सकते हैं। असाइलम का अब वैसे तो 3 माह के लिए हुकूमत यूनान कह रही है कि जो नए लोग आ रहे हैं वो असाइलम की एप्लीकेशन करने का भी हक नहीं रखते। ये नुकता बड़ा अहम था। लेकिन अब आता हूं कि ये आपका चेक करने का तरीका क्या है। तरीका मेरे बच्चों यही होता है कि आप दुरुस्त तरीके से दुरुस्त खुद जाते हैं, जाके लेते हैं, तो वो चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इंटरनेट पर वही है migration.gov.gr, जिस तरह YPS, इसके बाद वो आप अपना डेटा देते हैं और असाइलम कार्ड देते हैं, वो चेक हो जाता है। तो डेटा आपको बता देता है कि आपका मौजूद स्टेटस क्या है, या आपका कार्ड है, या आपके असाइलम है, या आपके पेपर हैं, क्या है। ठीक है, तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद सवाल है कि क्या भाई जिस बंदे ने जेल काटी हो कानूनी पेपर ले सकते हैं। अच्छा मेरे शहजादों, ये एक कानूनी मसला है। 1 साल से जायद अगर किसी फर्द ने जेल काटी या उसे सजा हुई, तो कानून कहता है कि उसके रास्ते में रुकावट है, प्रॉब्लम है पेपर्स लेने में। इसके बाद सवाल है, अगर मालक 15 माह बाद काम से निकाल दे तो हर्जाना कितना बनता है। 15 माह का 40 घंटे 1 हफ्ते में। अच्छा मेरे बच्चों, इसमें एक हर्जाना ये होता है कि आपको आदिया पासखा 2 रोज़ ख्रिस्तु याना सारा कुछ सारे ताइफ मिलते हो। पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि एपिथ्योरिसी अर्गासिया, इपुर्गियो अर्गासिया भी इसे कहते हैं। हर काम का हर्जाना अलहदा होता है, हर काम के हकूक अलहदा होते हैं, तनख्वाहें अलहदा होती हैं। तो आप में से हर एक को लाजिम चाहिए कि आप जो है वो एपिथ्योरिसी अर्गासिया के दफ्तर में 1 साल में कम से कम 2 दफा जरूर चक्कर लगाया करें, ताकि आप चेक कर सकें कि आपके हक क्या है, हकूक क्या है। वैसे जर्नल ये है कि अगर आपको मिल गई है तकरीबन तनख्वाह के साथ कोई वाजबात बकाया नहीं, और आपका आदिया पासखा ख्रिस्तु याना तमाम 2 रोज़ पासखा वगैरह भी आपको मिल चुका है, तो उसके बाद फिर साल में 6 रोज का हर्जाना होता है। लेकिन हर्जाने में अपोजिनियोस या पोदोखेस और मुख्तलिफ चीजें भी तमाम शामिल होती है जो असल में आपको अदा नहीं की गई होती। इसलिए इसका बड़ा जरूरी है, बड़ा लाजम है कि आप एपिथ्योरिसी अर्गासिया में पहुंचे। इसके बाद सवाल है जी कि वर्क परमिट पर जब अप्लाई करते हैं तो कितने दिनों में वर्क परमिट मिल जाता है। मेरे बच्चों, इसका टाइम लिमिट नहीं होता। कभी 2-3 हफ्ते में आ जाता है और कभी 2-4 माह में भी नहीं आता। आपका काम है कि अपने वकील के जरिए अपना वर्क परमिट जब अप्लाई करते हैं तो उससे जुड़े रहे। इसके बाद सवाल है जी कि मेरे ये सवाल है कि 5 साल का बहन है, मेरा वकील मुझे हर सोमवार को बुलाता है और कहता है कि अगले सोमवार तक काम हो जाएगा। 2 माह हो गए, मुझे अब क्या करना है। अच्छा, अच्छी बात है अगर आपको वकील बनाता है। मेरे बच्चे, आपने अपने लिए नहीं थकना, सिर्फ आपकी जात का मसला है, तो इसमें थकने रखने की क्या बात है। वकील भी अहम मुमकिन है, मुझे नहीं पता वो बहुत अच्छा इंसान है या सुस्त है या कायल है, लेकिन जो आपको टाइम देता है, जो आपकी फिक्र करता है, इसका मतलब है उसको आपके केस की फिक्र है। यानी कि आपका टाइम तो आपके लिए, और आपका वकील किस लिए टाइम देता है, आपके लिए। तो इसका मतलब है उसकी फिक्र है कि मामला हल हो जाए। लेकिन अदालतें कैसे चलती हैं ये वकीलों के इख्तियार में नहीं होता। इसके बाद
ہے جی کہ شہر مالک سے معاہدے کی مدت 1 سال ہوتی ہے، 3 سال نہیں۔ اچھا میرے بچوں، اس میں مدت کبھی 1 سال ہوتی ہے اور کبھی 2 سال، 3 سال، اور کبھی معاہدہ فار ایور ہوتا ہے۔ یہ مالک اور مزدور کے درمیان کیا طے پایا ہے یہ اس کے مطابق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ نہ 1 سال نہ 3 سال، جتنے سال مالک چاہے، جتنے سال مزدور اور مالک آپس میں اتفاق رائے کرے، یہ وہ معاہدہ ہوتا ہے جو طے پا جائے، پھر وہ مدت میعاد ہوتی ہے، وہ نہیں 1 سال یا 3 سال یا یہ وہ نہیں، جو طے پا جائے، ٹھیک ہے جناب؟ اب آخر میں بتاتا چلوں کہ جمعۃ المبارک ہے، اللہ تعالیٰ سابتوں کے یہ ایام محرم کے یہ ایام ہمیں اچھائی اور خیر کے رستے ہمارے لیے آسان کریں، کشادہ کریں۔ اور 2 بنیادی نکتے ہیں کہ وہ میں کل علامہ اقبال کے کچھ اشعار پڑھ رہا تھا، تو پڑھا کریں علامہ اقبال کو۔ حقیقتاً مجھے رشک آتا ہے کہ علماء اکرام، مفتیان اکرام جب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو پڑھتے ہیں تو پھر علامہ اقبال کا شعر بھی پڑھنا وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تشریح ہے، یعنی کہ قرآن اور حدیث کی تشریح علامہ اقبال کے شعر میں۔ تو میں وہ ایک نکتہ ذرا فکر کرنے کے لیے نکتہ وہ میں پڑھا، غلام کی نماز، تو میں تھوڑا سا تعجب کیا۔ تو وہ علامہ اقبال اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ یہ اتنے لمبے لمبے سجدے جو ہیں یہ کر رہے ہو، تو تمہیں نہیں پتا کہ مرد حر کے ذمہ بڑے سارے کام ہیں، اللہ کے دین کو نافذ کرنا، قیام کرنا، ظلم اور ظالم کو للکارنا، تو تم اتنے لمبے لمبے سجدے کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم آزاد نہیں ہو۔ لمبا سجدہ کرنا تو بڑی خوش بختی ہے، بڑی خوش نصیبی ہے، ذرا یہ معاملات بڑے حساس ہوتے ہیں، لمبا سجدہ کرنا بڑی خوش نصیبی ہے، کب؟ لیکن جب اللہ کا حکم نافذ کر لیا ہو، جب قرآن کا نظام نافذ کر لیا ہو، جب ظلم نہ ہو، جبر نہ ہو، بدماشی نہ ہو، رشوت نہ ہو، تو پھر مزے سے اپنے اللہ کے ساتھ لمبے سجدے کریں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مرد حر کو تو بڑے سارے کام ہوتے ہیں اور وہ ظالم سے ٹکرا کر مظلوم کی آس اور امید بنتا ہے۔ تو اس طرح کے بڑے سارے معاملات ہیں، مجھے بھی بڑے کام ہیں، آپ کو بھی بڑے کام ہیں۔ تو گزارش کرتا چلوں کہ نیک بخت والدین سے گزارش ہے کہ آزادی میلہ شہدائے تحریک آزادی پاکستان کے حوالے سے پاکستان کمیونٹی 28 سال سے مسلسل پوری دنیا میں یہ ریکارڈ نہیں، آزادی میلے کے نام سے اپنے شہدائے تحریک آزادی پاکستان ان خوش نصیبوں کی یاد کے لیے، ان کو داد تحسین کے لیے آزادی میلہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ کام ابھی بڑا باقی ہے، ابھی ظلم اور ظالم کا نظام چل رہا ہے، اس کو توڑنے کے لیے اپنے بچوں کو پروقار اور پر اعتماد بنانے کے لیے درجنوں سینکڑوں بچے درسگاہ میں آتے ہیں ہفتے کو 11 بجے۔ جو والدین تھوڑا سا احساس رکھتے ہیں، جن والدین کو یہ پتا ہے کہ والدین بچوں کو سب سے بہترین وہ دے سکتے ہیں کہ تعلیم و تربیت اور اعتماد، تو وہ والدین ہفتے کو 11 سے 2 بجے تک درسگاہ میں پہنچے تاکہ بچے تقریر کریں، اعتماد حاصل کریں، ٹیبلوز میں، مختلف ایکٹیویٹیز میں، جمناسٹک میں، مختلف چیزوں میں وہ شامل ہو کر تو زیادہ وقار سے، زیادہ اعتماد سے اپنی شخصیت کو مکمل کر سکیں۔ اچھا کچھ بچے، کچھ والدین سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو بچوں کی جگہ پر نہ لے جایا کریں، یعنی کہ ہر چیز بچوں سے نہ پوچھا کریں، بچوں کو کچھ بتایا کریں بڑی معذرت سے۔ اب اکثر و بیشتر میں نے یہ طرز دیکھا ہے کہ وہ پوچھتے وہ تقریر کر رہی ہے، بچہ بیچارہ وہ اس نے کبھی کی نہیں ہوتی، تو اس کو ایک ہی بات کا پتا ہوتا ہے، نہیں میں نہیں کرنی، کیونکہ اس کے اندر ایک ڈر، ایک وہم، ایک وسوسہ ہوتا ہے، اس کو پورا پتا ہوتا ہے کہ وہ تقریر کر نہیں سکتا۔ تو والدین نے اپنے بچے کو اعتماد دینا ہوتا ہے، اپنے بچے کو سپورٹ کرنی ہوتی ہے کہ میرے بیٹے، میری بیٹی، میرے شہزادے، آپ کر سکتے ہیں، آپ میں صلاحیت ہے۔
दो चीजें होती है इसमें, एक ये होता है कि वो मेहनत से कतरा रहा होता है, और दूसरा उसमें एतमाद की कमी होती है। तो एतमाद की कमी अगर आप अपने बच्चे में छोड़ देंगे तो वो बेचारा उसी एहसास कमतरी में बड़ा होता रहेगा। और फिर एक फिक्रा सुनने में अक्सर बेशतर ये भी आता है कि मुझे शर्म आती है। वो भाई शर्म वाले कामों में आती है, इज्जत और वकार वाले कामों में। और मेरे बच्चे स्टेज पर कौन चढ़ने देता है किसी को? दुनिया तो धक्का मार के नीचे कर देती है कि भाई चलो चलो नीचे जाओ, किधर आ गए हो? तो जब मेरे बच्चों, मैं, आपका स्कूल, आपकी कम्युनिटी आपको बहुत कीमती समझते हुए, आपको अपना मुस्तकबिल समझते हुए, आपकी शख्सियत को बहुत पुरवकार करने के लिए मेहनत करते हैं, तगदो करते हैं, आपकी तैयारी करते हैं, तो आप ये जान लें कि जो जो बच्चे ये कहते हैं ना मुझे शर्म आती है, वो बच्चे असल में वालिदैन जो है बच्चों वाली जगह पर चले जाते हैं और बच्चों को कहते हैं कि ठीक है जो तुम्हारी मर्जी है, वो मर्जी करती है तो कर लो, नहीं करती तो ना करो। ये गलत तरीकाकार है। इस तरीके को चेंज करें और दौड़ के शौक से, मेहनत से, लगन से, बड़ी टेंशन से आगे जाने की कोशिश किया करें। ये कौन सा तरीका है कि आपको आगे लाया जा रहा है और आप ऐसे छुई मुई की तरह भागते जा रहे हैं? तो मेरे बच्चों, दुनिया के मुकाबले में कोई आपको स्टेज की तरफ, बुलंदी की तरफ नहीं जाने देता। तो इस तरह खुद अपने आप पर ज्यादती ना किया करें। शर्म वाले कामों में होती है, जिल्लत में, रुसवाई में, झूठ में, गीबत में, बदी में, बुराई में, सुस्ती में, कहनी में, कुछ ना करने में या बुरे काम करने में। बावकार काम करने में किसने कह दिया कि आपको शर्म आती है? ये फिक्रा एक बुरी दलील है और हमाकत की दलील है, इसको तब्दील करें। ठीक है जनाब, अब आज़ादी मेला के हवाले से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इंशाल्लाह बफज़ल तआला जिस तरह पिछले 1998 से लेकर अब तक मुसलसल आज़ादी मेला दुनिया में सबसे बड़ा होता है, वो आपने, मैंने, हम सब ने मिलके करना। अभी से तैयारियां कर ले और चुकने और होशियार भी हो जाए, क्योंकि पुलिस का, लॉ ऑर्डर का, कानून का सख्त से सख्त मामला होता जा रहा है। अल्लाह की अमान में, अल्लाह के राखे फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।